नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 से 15 नवंबर का अंक। दोस्तों, दशकों तक सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन, उसकी संस्कृति और उत्पादों को अब नई पहचान मिल रही है। जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की निरंतर पहल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं और शौर्य गाथाओं को अब और भी भव्य पहचान मिले। और इसी सोच का परिणाम है कि बीते कुछ वर्षों में विकास का सूरज अब जंगल और पहाड़ों में बसे 11 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी वाले उन क्षेत्रों तक पहुंचा है जहां से विकास का सच और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग शुरू होता है। जनजातीय आबादी भले ही छोटी है, लेकिन ये देश भर के दूर दराज के इलाकों में फैली हुई है। केंद्र सरकार उनके विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है ताकि विकास का लाभ इन गांवों, पहाड़ियों एवं जंगलों में बसे हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। इस 15 नवंबर को 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय विकास के लिए समर्पित केंद्र सरकार की योजनाएं, नीतियां ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। आज जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। लगभग 30 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। विदेशों में भी पढ़ने के लिए सहायता दी जा रही है और इसी का परिणाम है कि जनजातीय समाज के युवा प्रशासनिक सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के तहत जनजातीय समाज से सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के लिए पिछले दशक के दौरान कई गुना बजट बढ़ाया गया। वर्ष 2025-26 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। जनजातीय समाज के लोगों की तेज गति से प्रगति हो, ये आज राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इसमें भी ये सोच है कि जनजातीय समाज की सदियों पुरानी पहचान बनी रहे और साथ ही उनका आधुनिक विकास भी होता रहे। बीते कुछ वर्षों में भारत में कई नई परंपराओं का उदय हुआ है और इसी उदीयमान परंपराओं का परिणाम है कि जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को अधिक मान्यता भी मिल रही है। जनजातीय समुदाय के 100 से अधिक लोगों को बीते 11 वर्षों के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अनेक राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रीगण तथा उच्च पदों पर आसीन अनेक व्यक्ति जनजातीय समाज से आते हैं। जनजातीय समाज के लिए, जनजातीय युवाओं के लिए आज विकास का खुला आसमान उपलब्ध है। वो जितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहें, समाज और सरकार उनके साथ है। ओडिशा के आदिवासी इलाके से आने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन नए भारत का प्रतिबिंब है। सुदूर वन क्षेत्र से रायसीना हिल तक पहुंचने वाली राष्ट्रपति मुर्मू उस नए भारत का प्रतीक बनी है जिसे अमृतकाल में साकार करने के लिए देश का जन जन जुटा है। कई दशक बाद गरीब आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी हैं, जिन्होंने आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता दी गई है। वन संसाधन जनजातीय समाज की प्रगति का जरिया बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने वन धन योजना शुरू की है। वन उपज की चीजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा गया और इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। जनजातीय समाज को स्वाभिमान से जीने का अवसर मिले, ये केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है, तो उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा राष्ट्र का संकल्प है। एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि भारत की सभ्यता, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में स्थायी विश्वास की अभिव्यक्ति बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों की ही मिसाल हैं, जिन्होंने सदैव अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन का हर पहलू एक ऐसी कहानी की तरह है जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित और प्रभावित करती रहेगी।
और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांवों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। वोकल फॉर लोकल आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। दशकों पुराने कानून जो आदिवासी लोगों को बांस जैसे वन उपज को काटने से रोकते थे, उन्हें बदलकर वन उपज पर अधिकार दिए गए हैं। आज वन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार अनेक नए प्रयास कर रही है। पहले केवल 12 वन उपज की एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन आज इस सूची में करीब 90 उत्पाद वन उपज के रूप में शामिल किए गए हैं। देश में वन धन योजना के जरिए वन संपदा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने का काम भी शुरू किया गया है। देश में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से अधिक वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक के विकास के लिए जो अभियान देश चला रहा है, उसका भी बड़ा लाभ आदिवासी इलाकों को हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, उससे भी आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज के अप्रतिम योगदान को हर घर तक पहुंचाने के लिए अमृत महोत्सव में अनगिनत प्रयास किए गए। आजादी के बाद पहली बार देश में आदिवासी गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लंबसिंगी में अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। विदेशी हुकूमत ने आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन अब उन बलिदानों का स्मरण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। वन संपदा आदिवासी समाज के युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का माध्यम बने, इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से अनेक प्रयास हो रहे हैं। बीते कुछ वर्षों से पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग हुआ करती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदायों से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उनके शोध के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। धानीराम टोटो, जानूम सिंह सोय और बी रामकृष्ण रेड्डी के नाम से अब तो पूरा देश परिचित हो गया है। सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया, जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्रकार और ईश्वर चंद्र वर्मा। जनजातीय समुदाय भारत की धरती, भारत की विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो कभी नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अब केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त भारत की तारीख 31 मार्च 2026 निर्धारित कर दी है।
अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खूणे को भी ये सम्मान मिला है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे रामकुई बांग्बे न्यू में विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है। 18वीं सदी से ही जनजातीय समाज ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का संगठित विरोध किया। वर्ष 1855 में संथाल हुल का नेतृत्व करने वाले बहादुर भाइयों सिद्धो कान्हू और चांद भैरव के साथ फूलो झानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी असाधारण साहस का परिचय दिया। जनजातीय लोगों के गौरवशाली योगदान से देशवासियों को परिचित कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए। जनजातीय महानायकों की स्मृति में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में भी जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। बीते वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर कहा था, मैं तिलका माझी और भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों से अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली प्रकार परिचित होने लगे हैं। युगों युगों से जनजातीय समाज के लोग हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाते रहे हैं। रामायण की कथा में हमारे समाज के शाश्वत जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। अपने लंबे वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्री राम ने वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्री राम को अपनाया। जनजातीय समाज का ये अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जनजातीय भाषा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में समृद्ध जनजातीय विरासत और शिल्प कौशल एवं श्रेष्ठ उत्पादों ने दुनिया का ध्यान खींचा। पद्मश्री से सम्मानित परेश भाई जयंती भाई राठवा ने पिथौरा कला का लाइव प्रदर्शन किया। गुजरात और MP में राठवा, भिलाला, नाइक और भील जनजातियों द्वारा ये कला प्रचारित है। इतना ही नहीं, झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय व उद्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। देश भर में 200 करोड़ रुपए के बजट से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में होगी, जिसकी मंजूरी दी गई है। निश्चित तौर से केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों और लोगों के मन को छूने की पहल की है, ताकि उन्हें भी आत्मनिर्भर भारत का सारथी बनाया जा सके, क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, जीवन की मौलिक जरूरतों से कोई भी वंचित न रहे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सब समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है response-nis@pib.gov.in। मैं हूं मुनीश शर्मा दोस्तों, और मैं विनीता। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।